तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिशन यूपी टीजीटी पार्ट 1। तो मिशन यूपी टीजीटी का पार्ट 1 है और यहाँ से हम लगभग 30 से 50 वीडियोस बनाएंगे। अगर आपने एक एक घंटे की अगर ये सारी वीडियोस देख ली तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% पक्का हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको पूरी स्ट्रैटेजी क्या है हमारी और हम किस तरीके से तैयारी करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग PYQ से 10-10 क्वेश्चन उठाएंगे। एक एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये 10 क्वेश्चन नहीं होंगे, इनके अलावा हम लोग इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। इसके अंदर जो ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस को देखेंगे कि इन ऑप्शंस में क्या है, उनसे और अदर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन 10 ना हो के 20 या 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर आप एक वीडियो में 20 या 30 कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो आप 30 वीडियो में कितने सारे कॉन्सेप्ट कर लेंगे, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस आपका इस तरीके से कवर हो जाएगा। और जस्ट बिकॉज आप इसको MCQ के फॉर्म में कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में भी MCQ आना है, तो आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक रिटेन करने में आसानी होगी। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा वो PYQs में आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन मेरे खुद के होंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी चांस है कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो इन वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, बैठ के नोट्स बनाना, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, या फिर आप नीचे मैसेज कर देना टेलीग्राम, तो मैं टेलीग्राम चैनल की नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और ये जो सीरीज़ रहेगी, जिस किसी ने इस सीरीज़ को पूरा देख लिया, मैं गारंटी से कह सकता हूँ उसका सिलेक्शन UP TGT में हो जाएगा। तो डेली एक वीडियो आएगी UP TGT मिशन UP TGT की, और आपको वो वीडियो देखनी है, उसको लाइक शेयर करना है और उसको समझना है कि मतलब कैसे क्या है क्या नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन को एनालाइज किया, PYQ को एनालाइज किया, तो मैंने देखा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा देन यू कैन डू वेल इन द एग्ज़ाम। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत हो गई हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ़ अ न्यूट्रल एटम हैज़ 2k इलेक्ट्रॉन एट 8L इलेक्ट्रॉन एंड 6m इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है, ये शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ S इलेक्ट्रॉन, P इलेक्ट्रॉन एंड D इलेक्ट्रॉन सेपरेटली इन द एटम विल बी, मतलब S इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, P इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, और D इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें। तो अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉन्स को S, P और D सेल में डालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं SS PS DPS, बस इतना हो जाएगा हमारा, इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है S सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो हो सकते हैं 2, P सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो आ सकते हैं 6, ओके, और D सेल में कितने आ सकते हैं 10। तो अगर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 + 2 10 + 16। तो अगर हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन है तो हम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दे देंगे, 14 बचे, 2 इसमें दे देंगे, 12 बचे, 6 इसमें दे देंगे, 6 तो 8 तो 10, कितने बचे, 6 बचे, 2 इसमें दे देंगे, 4 बचे, और 4 इसमें चले आएंगे। ठीक है, तो हमारे क्या आ गए, S में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, अगर हम देखें तो S सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे, तो S सेल, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखो S सेल ये दोनों और ये दोनों, तो S सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए टोटल, 6। तो S सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, P सेल में भी कितने आ गए, 6, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, तो यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर DPS अब होगा, SS PS PS DPS, हाँ अब सही है। तो P पे टोटल 6 आ सकते हैं, यहाँ पे S में 6 आ गए, P में कितने आ गए, 6 + 4 10। तो P पे कितना आ गया, 10 आ गए, और D में कितना आ गए, क्योंकि अब बचे ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो D में कितने आएंगे, 0 आएंगे। तो D सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आए, 0 आए। तो S में 6, P में 10, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। S में 6 इलेक्ट्रॉन आए, P में 10 इलेक्ट्रॉन आए, और D में 0 इलेक्ट्रॉन आए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। तो हम थोड़ा और देखते हैं। तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि S ऑर्बिटल में चले जाएंगे, L सेल में S और P दोनों में जाएंगे, और इस तरीके से मैंने जो आपको पहले समझाया बस ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, S इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, P इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, और D इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। आपको ये भी बता दूं कि S ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, P ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, D ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और F ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। और अगर मैं आपको वो बताऊं तो हम इस तरीके से लिखते हैं S
एस, मतलब इस तरीके से पहले हम यहाँ से जाएंगे, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो हम लोग लिखते हैं उसको, अगर आपको याद करना हो तो ऐसे याद कर लीजिए, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस। देखो यहाँ पे देखिए, डी पी एस डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी, फिर क्या लिखेंगे, एफ डी पी एस, एफ डी पी, इसका आगे आ जाएगा एफ डी पी एस, एफ डी पी, और लास्ट में क्या जाएगा, जी एफ डी, जी एफ डी। तो ये हमारा पूरा एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर, जो सीक्वेंस होता है वो ऐसा होता है। तो अगर आपको याद करना हो तो इस तरीके से आप याद रखोगे। इसके आगे नंबर भी लिखते हैं हम लोग, 1 1 1 2, मतलब पहले एस के आगे 1, जिस तरीके से है ना 1s फिर 2s, इस तरीके से हम लिखेंगे। धीरे धीरे हम आगे और ज़्यादा डिस्कस करेंगे उसको, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, विच ट्राईहाइड्राइड हैज़ मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, थर्मल मतलब होता है हीट। तो हीट से किसको सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, PH3, AFH3, NH3 एंड SBH3। तो हम समझते हैं इसमें क्या है। देखो, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, देखो यहाँ पर देखो सबसे ऊपर N होगा, N के नीचे सारे जो जितने भी ये सारे एटम आएंगे, ये N के नीचे आएंगे। अगर हम एक ग्रुप की बात करें तो ये N सबसे ऊपर होगा, और N सबसे ऊपर होगा मतलब N का जो साइज होगा वो सबसे छोटा होगा। और अगर नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती जाएंगे तो साइज़ भी बड़ा होता रहेगा। और फिर जब साइज़ बड़ा होगा तो जो हाइड्रोजन के साथ इनका बॉन्ड होगा वो भी बड़ा होगा, बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो भी बड़ी होगी। और जब बॉन्ड की लेंथ बड़ी हो जाती है तो जो हमारा जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है। बॉन्ड की लेंथ बड़ी हो जाती है तो बॉन्ड कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है। बॉन्ड जब वीक हो जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अगर हम कहें कि सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ कहाँ पर होगी, सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा यहाँ पर NH3 में। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन इनमें सबसे छोटा एटम है। जब नाइट्रोजन सबसे छोटा एटम है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे छोटी होगी। और जब बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा छोटी होगी तो सबसे स्टेबल एटम यही होगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल एटम यही होगा, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि एज यू मूव डाउन द ग्रुप, जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, जैसे कि हम देख रहे हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, sp, वो बढ़ता रहेगा। और जब वो बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा सेंट्रल एटम हाइड्रोजन एटम के बीच में, जिससे क्या होगा, बॉन्ड की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, और ओवरऑल जो बॉन्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो NH3 होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, क्योंकि इसमें क्या है, साइज ऑफ द हाइड्रोजन है वो क्या है, स्मॉल है। तो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ब्लॉक इज लाइंग स्टेशनरी ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। देखो इससे होता है, ये मान लो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड द एंगल थीटा इफ स्लोली इंक्रीज। अब यहाँ पे एंगल थीटा है और हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा थोड़ा स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब इसको हम ऊपर उठा रहे हैं। जैसा अभी ये ऐसा था, फिर हमने इसको थोड़ा और ऐसा इंक्लाइन कर दिया, फिर हमने उसको और ऐसा इंक्लाइन कर दिया। धीरे धीरे हमने जो इस थीटा को है वो इंक्रीज कर दिया, और जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा। अब देखो, जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करेंगे फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू, F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। और जैसे जैसे इसमें थीटा को बढ़ा रहे हैं हम, जैसे जैसे थीटा को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो जैसे जैसे थीटा को बढ़ाएंगे तो जो तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थीटा विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिकॉज कॉस थीटा, जब देखो हमें पता है कि थीटा 90 होता तो क्या होता, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 0। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा कॉस की वैल्यू बढ़ेगी, और जब कॉस की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल जो एफ की वैल्यू वो भी बढ़ेगी, और जब एफ की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल क्या होगा, म्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, दैट्स द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम पोस्टुलेट ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। देखो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर किसने दी थी, पहले तो मैं बताना चाहिए। तो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर किसने दी थी, डाल्टन ने दी थी। ठीक है, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दी थी। तो हमें देखना है कि इसमें कुछ पोस्टुलेट दे रखे हैं एटॉमिक थ्योरी के, एक पोस्टुलेट है, एक पोस्टुलेट है, एक पोस्टुलेट है, एक पोस्टुलेट है। लेकिन हमें बताना है कि इसमें से कौन सा पोस्टुलेट ट्रू वो जब तो अच्छा, इसमें से बताना कौन सा पोस्टुलेट एटॉमिक थ्योरी का पार्ट नहीं था। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं सारे पोस्टुलेट कौन कौन से दिए हैं डाल्टन ने, फिर उसके बाद समझते हैं। तो पहले डाल्टन ने कहा ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, जो कि आगे चल के गलत हुआ। डाल्टन ने कहा था कि सारे जितने भी मैटर होते हैं उसमें इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं,
इनडिविजिबल मतलब होता है कि इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो ये है एटम है तो उसको हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन हमें पता है कि एटम के अंदर भी पार्टिकल होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर उसके बाद और भी पार्टिकल जैसे म्यून वगैरह हमें पता चले हैं। तो लेकिन यहाँ पर एटम डाल्टन ने कहा था कि यहाँ पे इनडिविजिबल पार्टिकल हैं जिनको हम एटम कहते हैं, जो कि गलत है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन शेप एंड मास बट डिफर फ्रॉम द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब मान लो एक नाइट्रोजन का एटम है, एक नाइट्रोजन का एटम दूसरा है, एक ऑक्सीजन का एटम है। तो डाल्टन ने कहा था कि ये जो दोनों नाइट्रोजन के एटम है तो ये सेम एलिमेंट के दोनों एटम है, तो ये दोनों सिमिलर होंगे शेप में और मास में, जो कि ट्रू है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम क्या होगा, आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। फिर तीसरा जो पोस्टुलेट था डाल्टन का वो था एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ओके, तो डाल्टन ने कहा था कि एटम को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फोर्थ जो पॉइंट था डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में वो था एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन ईच अदर इन अ फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। मतलब क्या है कि अगर मान लो H2O, अगर मान लो कि मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हमें वाटर बनाना है तो उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। मतलब एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन को अपने साथ लेगा तभी H2O बनेगा। तो एक जो इनका जो रेशियो है ना हाइड्रोजन एटम का 2:1, तो ये जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। अगर कोई कंपाउंड बनाएंगे, अगर कोई एलिमेंट कंपाउंड बनाता है तो उसमें जो एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। एटम ऑफ सम एलिमेंट कैन नॉट कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड। मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनके जो एटम है वो एक से ज़्यादा रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं। जैसे मान लो कि CO, ठीक है, और एक है CO2, तो यहाँ पर 1:1 में कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, यहाँ पे 1:2 में कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है। तो डाल्टन कहते हैं कि अगर एक एटम है वो सेम रेशियो और अलग अलग रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं अलग अलग कंपाउंड बनाने के लिए। द एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो वो कहते हैं कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अगर हम अपने पोस्टुलेट पे जाएं तो पोस्टुलेट में देखो द अल्टीमेट पार्टिकल दैट गिवन इन द प्योर सब्सटेंस कॉल्ड एटम एंड केमिकली अलाइक, ठीक है, ये बात सही है, ये हमने पढ़ा है। एटम कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, ये भी हम डाल्टन ने कहा था, ठीक है। एटम थ्रो केमिकली आइडेंटिफाइड डिफर स्लाइडली इन देयर ब्रेड, ये बात डाल्टन ने नहीं कही थी। केमिकल डू नॉट चेंज नेचर ऑफ एटम बट चेंज देयर रीअरेंजमेंट। तो ये चारों बातें डाल्टन ने कही थी, लेकिन ये तीसरे जो थर्ड पॉइंट है ये डाल्टन ने नहीं कहा था। तो थर्ड पॉइंट जो कहा था कि एटम थ्रो केमिकली आइडेंटिफाइड डिफरेंट स्लाइड इन देयर, इसका मतलब होता है ये आइसोटोप्स होता है, और ये आइसोटोप्स डाल्टन्स के टाइम पे नहीं पता थे। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत हो जाएगा। और ये भी याद रखना, कभी कभार क्वेश्चन आता है कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी कब दी थी, तो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी 1808 में पब्लिश की थी। ओके, नाउ आउट ऑफ द 4 कंपाउंड विच ऑफ द कंपाउंड डज नॉट शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो कौन सा कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता है। ओके, देखो तो हमें देखना है कि CH4, NH3 और H2O ये तीनों कंपाउंड है जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। लेकिन जो BF3 है, BF3 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। आगे चल के हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग और डेप्थ में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कैसे फाइंड करते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। तो अभी इतना याद रखना कि इसमें BF3 है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, बाकी सारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। तो इसमें ये पूछा था sp3 कौन शो नहीं करता, तो BF3 शो नहीं करता। ओके, तो a light wave travel with the velocity u, frequency v and the wavelength lambda in a medium। तो एक लाइट वेव है जिसकी वेलोसिटी u है, वेलोसिटी कितनी है, u है, फ्रिक्वेंसी कितनी है, v है, और वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है। इट इंटर देन डेंसर मीडियम। मतलब मान लो ये मीडियम, मतलब यहाँ से एक लाइट फ्लो हो रही थी, तो ये रेयर मीडियम था और ये डेंसर मीडियम था। तो जब ये रेयर से डेंसर जाएगी तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। मतलब पहले उसने पूछा वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, फ्रिक्वेंसी में क्या चेंज आएगा, म्यू मतलब फ्रिक्वेंसी, यू मतलब वेलोसिटी, और लैम्डा, और वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा। अच्छा, तो अगर हम देखते हैं इसको समझें तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू u/b। ये क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, और ये म्यू होता है, ये v मतलब म्यू मान लो उसको, ये होती है फ्रिक्वेंसी। ओके, तो अब जब देखो अगर हम रेयर से डेंसर जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो u क्या हो जाएगा, जो u है वो जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी,
डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम रेयर से डेंसर में जाते हैं, जब जिस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द लाइट क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वहाँ पे उतनी कम वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी। दूसरा है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी? फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? फ्रिक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है कि मतलब कहाँ से वो लाइट आ रही है, उस पर डिपेंड करेगी फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब हमने पढ़ा है लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रिक्वेंसी। अब फ्रिक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन फ्रिक्वेंसी कैसी रहेगी? जैसी थी वैसी रहेगी। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, यू डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगी? अनचेंज। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। ओके, तो अगर हम देखें डायमंड, ग्रेफाइट, ओजोन और सिलिकॉन, तो डायमंड क्या है? डायमंड इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। सेम विद ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ओजोन क्या होता है? ओजोन होता है एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जो सिलिका होता है, सिलिका क्या होता है? SiO2। तो ये तो कंपाउंड हो गया ना, SiO2। सिलिका क्या होगा? SiO2 क्या होगा? कंपाउंड हो गया, एलिमेंट तो नहीं है। तो एलिमेंट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सिलिका इज नॉट एन एलिमेंट, सिलिका इज अ कंपाउंड। SiO2 इज द फॉर्मूला ऑफ सिलिका। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्सपेरिमेंट्स शो दैट एटम्स हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। अच्छा, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का मतलब क्या होता है? मतलब हम लोगों को लगता था कि एटम में कॉन्टीन्यूस एनर्जी लेवल होते होंगे, कॉन्टीन्यूस एनर्जी लेवल होंगे, पर ऐसा नहीं होता। एटम में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, मतलब इस लेवल पर एक एनर्जी लेवल होगा, फिर इस लेवल पर होगा, फिर इस लेवल पर होगा, और बीच में ऐसी लेवल आएगी जहाँ पर कोई एनर्जी लेवल होगा ही नहीं। तो किस एक्सपेरिमेंट ने ये चीज़ शो की थी? तो ये चीज़ शो की थी हमारे फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि एटम कैन नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी कॉन्टीन्यूसली। मतलब या तो देखो, जैसे मान लो कि एटम ये है, ये है, ये है, तो अगर मान लो कि यहाँ पे 1 जूल है, यहाँ पे 5 जूल है, और यहाँ पे 10 जूल है, तो जो एनर्जी लेवल है ये 5 जूल, 1 जूल, 10 जूल, तो अगर आप 3 जूल की एनर्जी देंगे तो यहाँ पर वो एटम जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो आपको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, मतलब या तो 1 की देनी पड़ेगी एनर्जी, 1 जूल की, या 5 जूल की, या 10 जूल की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? तो आपको डिस्क्रीट पैकेट देने पड़ेंगे, तभी वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो ये फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया था। ओके, रदरफोर्ड के बारे में आपको पता होगा। रदरफोर्ड ने क्या बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था कि प्रोटॉन की उन्होंने डिस्कवरी की थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज अप्रॉक्सीमेट फॉर्म ऑफ। पहले तो हमें ये समझना होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता क्या है। ठीक है, फिर हम समझेंगे कि ये किसका अप्रॉक्सीमेट फॉर्म है, मतलब ये किसके जैसा है। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि द रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। जैसे मान लो कि 2 बॉडी हैं, एक बॉडी है इसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और दूसरी बॉडी है इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये कितनी जल्दी हीट लॉस करेगा? ठीक है, ये कितनी जल्दी हीट लॉस करेगा? ये सराउंडिंग का टेम्परेचर 50 डिग्री है, तो ये कितनी जल्दी हीट लॉस करेगा? ये डिपेंड करेगा इन दोनों के टेम्परेचर के डिफरेंस पे। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो रहा है? 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 50। अब मान लो दूसरी बॉडी है, इसका टेम्परेचर है तुम्हारा 110 मान लो, और यहाँ का टेम्परेचर है 40। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा तुम्हारा 70 का। तो अगर पूछा जाए कि कौन सी बॉडी जल्दी हीट लॉस करेगी, फास्टर हीट लॉस करेगी, तो ये जो सेकंड बॉडी है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये वाली बॉडी जल्दी हीट लॉस करेगी। ठीक है, तो जो रेट ऑफ हीट लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। ओके, अब मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे मान लो एक कॉफ़ी का कप है, अगर मान लो अगर हम इसको ठंडे रूम में रख दें, ठंडे रूम में रख दें तो जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है। जैसे मान लो कि मैंने कॉफ़ी बनाई, मेरा कॉफ़ी का कप का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर मैं AC चल रही हो रूम में और वहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो, तो ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। वहीं अगर मैं उसको ऐसी जगह पर रख दूँ जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल हो, लाइक 30 डिग्री सेल्सियस, तो जो डिफरेंस होगा इन दोनों का 20 होगा, और ये धीरे धीरे ठंडी होगी। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किसके जैसा है? उसमें था कि अप्रॉक्सीमेट फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो इन चारों में से किसके जैसा है? तो हम एक एक करके देखते हैं कि इन ये जो अलग से जो
लॉज दे रखे हैं, ये लॉज क्या कहते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है, रिलेशनशिप देता है आपको, रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी एंड द वेवलेंथ। मतलब तो टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी एंड द वेवलेंथ। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी पूरी एक ब्लैक कलर की बॉडी होती है जो कि जितनी भी लाइट है, रेडिएशन है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर उसको इमिट करती है। ठीक है, तो तो डिस्प्लेसमेंट, बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ तो हमें रिलेशनशिप देता है टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एंड द वेवलेंथ। ठीक है, इसको हम और भी डेप्थ में पढ़ेंगे आगे चल के। और अगर हम बात करें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी हमें टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एंड इट्स टेम्परेचर, मतलब ये इसके बीच में एक रिलेशन देता है कि मतलब पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया और टेम्परेचर को जो पावर 4 है उसके बीच में ये पूरा एक रिलेशन देता है। तो ये मतलब ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जैसा नहीं है। अब हम बढ़ते हैं जीन्स लॉ, सॉरी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो यही हमारा मतलब यही होगा वो हमारा जो क्या होगा, हाँ। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और ये जो तुम्हारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ये सेम है। मतलब ये टेम्परेचर और सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं, और वो भी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो भी इसी के बारे में बात करता है। तो ये दोनों सेम है और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जीन्स लॉ किसके बारे में, जीन्स लॉ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट लो फ्रिक्वेंसी। तो ये तो कोई इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। ठीक है, तो अगर पूछे कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो किसका अप्रॉक्सीमेट फॉर्म है, वो है स्टीफन्स लॉ का अप्रॉक्सीमेट फॉर्म। अच्छा, हाँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड। अच्छा, पहले तो हमें ये समझना होगा कि ब्रॉन्स्टेड एसिड होता क्या है। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड होता क्या है, एक ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट था, उसमें था ब्रॉन्स्टेड एसिड वो एसिड होता है जो कि H प्लस मतलब जो प्रोटोन है उसको वो डोनेट करते हैं। ठीक है, जो सब्सटेंस मतलब कोई भी सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस X है, अगर वो H प्लस प्रोटोन, H प्लस को हम प्रोटोन कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन में जब हम H प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो वो सिर्फ प्रोटोन बचता है। तो जो सब्सटेंस अगर प्रोटोन डोनेट कर दे उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड। तो अगर हम इन तीनों ऑप्शन में देखो तो इन तीनों ऑप्शन में सिर्फ CH3 का होल थ्राइस C+, ये जो है ना कंपाउंड, सिर्फ यही वो है जो कि ब्रॉन्स्टेड लोरी जो H प्लस एटम डोनेट कर सकता है और बाकी सारे नहीं कर सकते। तो ये जो होगा यही क्या होगा हमारा ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड, और बाकी सारे क्यों नहीं होंगे तो ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, सो दैट इज़ फॉर टुडे। तो ये छोटी छोटी सी वीडियो होगी, हो सकता है आगे चल के हम लोग कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा डेप्थ में जाए। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको डेप्थ में नहीं समझाई क्योंकि आगे जैसे जैसे वीडियोज़ आएंगी तो और ज़्यादा डेप्थ पड़ेगी। जैसे मैंने स्टीफन्स लॉ को अभी डेप्थ में नहीं समझाया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा समझा के छोड़ दिया क्योंकि अगर मैं इसको समझाऊंगा तो वीडियोस बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी एक एक करके धीरे धीरे करके एक किसी वीडियोज में मैं स्टीफन्स लॉ को डेप्थ में समझा दूंगा, किसी में मैं बीन्स लॉ को डेप्थ में समझा दूंगा, ताकि वीडियोज़ की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, और स्टीफन्स लॉ इतना ज़्यादा मतलब पूछा भी नहीं गया है, एक ही बार आया है, तो इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, so that's for today. So thank you so much for watching the video, and if you really want to crack the exam UPTGT, अगर आपको निकालना है, इस बार आपने सोच लिया है कि निकालना है, तो follow the channel सब्सक्राइब करो and like the video. So that's all for today. Thank you so much.